हाय हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत हम करते हैं एक कहानी से। तो एक कहानी जो आपकी कहानी है, हम इसी से शुरुआत करेंगे। सपोज़ करिए कि आपके मामा कलेक्टर है और किसी ऐसी जगह उनका ट्रांसफ़र होता है जो आपके लिए नई है। आप उनके यहाँ छुट्टियों में, वेकेशंस में जाते हैं छुट्टियाँ बिताने के लिए। आप जब जाते हैं उस शहर में, तो वहाँ के बस स्टॉप पे आप उतरते हैं। और बस स्टॉप अगर ये है, आप यहाँ पर होते हैं। ओके, आप यहाँ पर होते हैं और यहाँ से एक रास्ता जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ईस्ट होती है, ये डायरेक्शन नॉर्थ होती है, ये वेस्ट होती है और ये साउथ होती है। ये तो आप जानते होंगे। तो यहाँ पर एक रास्ता जाता है ईस्ट में और दूसरा जाता है आपके नॉर्थ में। अब आपको आपके मामा का घर पता नहीं है, आप यहाँ पर किसी से पूछते हैं तो दूसरा पर्सन आपको कहता है कि आपको 100 मीटर जाना है, आपको 100 मीटर जाना है। 100 मीटर दूरी पर आपके मामा का घर है। आप यहाँ से 100 मीटर दूरी सफ़र तय करते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं तो आपके मामा का घर आप नहीं पाते। आप सोच में पड़ जाते हैं कि 100 मीटर दूर तो उसने कहा था। फिर आप दूसरे पर्सन से फ़ौरन वहाँ पर पूछते हैं कि भाई आप मुझे एड्रेस बताइए। अब वो शख्स आपको कहता है कि आपका जो एड्रेस है वो 200 मीटर दूर है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप सोचते हैं पहले तो मैंने सुना कि 100 मीटर है, अब ये कैसे 200 मीटर हो गया। तो आप उसकी बात सुन लेते हैं क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता है। आप फिर क्या करते हैं, यहाँ से 200 मीटर और आगे चले जाते हैं। ओके, यहाँ से और 200 मीटर आगे चले जाते हैं। अब जब भी आपको आपके मामा का घर नहीं मिलता है, आप और परेशान हो जाते हैं कि आखिर मुझे पहले एक शख्स ने कहा कि 100 मीटर, फिर दूसरे ने कहा कि 200 मीटर, तो मतलब फासला तो बढ़ते आ रहा है और फिर भी घर नहीं मिल रहा है। आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन फिर भी आप नए होते हैं तो आप किसी और से पूछ लेते हैं। आप जब किसी और से पूछते हैं तो यहाँ पर वो आदमी कहता है कि अब आपको यहाँ से 400 मीटर और दूर जाना है। तो आप टेंशन में आ जाती है कि पहले 100 मीटर, फिर उससे फासला बढ़ गया 200, अब 200 से 400 हो गया। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचते और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो आप 400 मीटर और आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे जब देखते हैं तो फिर भी आपको आपके मामा का घर नहीं मिलता। तो आप फिर टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर इतनी दूर चलने के बाद भी मुझे मेरे मामा का घर क्यों नहीं मिला। तो आप दो चीज़ें सोचते हैं कि कहीं लोग मेरे यहाँ पर फिरकी तो नहीं ले रहे हैं, कोई मेरी मजाक तो नहीं उड़ा रहा है, या फिर मैंने कुछ पूछने में या फिर किसी ने बताने में गलती की। तो आप अपना असेसमेंट करते हैं और आपको एक बहुत बेसिक चीज़ मालूम पड़ती है। और वो क्या है कि जब आप यहाँ पर एड्रेस पूछ रहे थे तो आपने पूछने वाले से डायरेक्शन नहीं पूछी और ना ही बताने वाले ने आपको डायरेक्शन बताया। आपने बस उसने कहा कि 100 मीटर दूर है तो आप ईस्ट की तरफ चल दिए, जबकि आपके मामा का घर ईस्ट की तरफ नहीं था। आपके मामा का घर था नॉर्थ में 100 मीटर डिस्टेंस में। तो आप अगर यहाँ पर प्रॉपरली पूछ लेते किस डायरेक्शन में जाना है तो आपको 100 मीटर चलना पड़ता बस, और यहाँ पर आप बराबर टाइम पे पहुँच जाते और आपको इतना दूर चलना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये जस्ट एक एग्जांपल थी आपको डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वेक्टर्स, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं, ये इसी पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली दोस्तों, आप जानते हैं कि हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ स्टडी करने वाले हैं फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है पहले चैप्टर के, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है उसे मेजर करते हैं फिजिक्स में। तो जनरली दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर्स। अब ये क्या झंझट है, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ठीक है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी पहले वो समझे हमने, फिर अब ये क्या आ गया स्केलर और वेक्टर। तो देखिए हम कुछ चीज़ समझते हैं। अब देखिए, आप कुछ चीज़ें किराना पर जाते हैं लेने के लिए, किराना दुकान, ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, सब्ज़ी लेने जाते हैं। तो वहाँ पर आप पूछते हैं, आप जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इतने किलो या इतने ग्राम सब्ज़ी निकाल दो, चावल निकाल दो या तेल निकाल दो, जो भी आप कहते हैं। तो वहाँ पर दुकानदार को समझने में कुछ भी दिक्कत नहीं होती, वो वैसे ही आपको दे देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर आपने 5 kg राइस लिए बराबर, तो यहाँ पर ये जो kg है, ये जो यूनिट है, इसकी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको मिल गई, बराबर है, ये यहाँ पर हमको मिल गई, ठीक है। इसी तरीके से टेम्परेचर आप मेजर करते हैं तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। फॉर एग्जांपल 37 डिग्री अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर है तो यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको ये मिल जाती है। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है
जिसकी इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ गिवन यूनिट में मिल जाती है। और यूनिट क्या होता है, हमने पढ़े थे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन होती है एन इंटू यू। यहाँ पर ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और ये यूनिट होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिखे। लेकिन यहाँ पर आपने देखे डिस्टेंस, ये जो था आपने, ये जहाँ पर जब आपके मामा के घर पे आपको जाना था, तो यहाँ पर आपने जब आपका पता पूछे तो यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस से काम नहीं हुआ। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस जो है तो आप जितना पाथ ट्रैवल करते हैं, जितना पाथ ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस से काम नहीं हुआ। अगर आपके पास 100 मीटर था तो इससे भी आपकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई जब तक कि डायरेक्शन ना पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज होती है जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीट्यूड है 5 kg, यहाँ पर 37 डिग्री हमने टेम्परेचर देखे, 100 मीटर डिस्टेंस के लिए हमने देखे, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो कुछ क्वांटिटीज होती है जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजिशन। चेंज इन पोजिशन के लिए आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, बराबर, डायरेक्शन बताना पड़ता है। तो कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिसके लिए डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो इसलिए दो क्वांटिटीज हो जाती है, एक होती है स्केलर्स, यहां पर मैं रफ कर दो आपके लिए अगर, तो एक होती है स्केलर्स, स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरी होती है वेक्टर्स क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर्स क्या होती है, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और उसके साथ डायरेक्शन भी होती है। वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसके साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन हमको बताना ज़रूरी था, यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस बता के काम नहीं हुआ, मैग्नीट्यूड बता के काम नहीं हुआ 100 मीटर, बल्कि आपको बताना ही पड़ा कि आपको जाना है नॉर्थ के अंदर, तो यहाँ पर डायरेक्शन जो। और एक तीसरी चीज है जिसको हम कहते हैं ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा, ओबेज द वेक्टर अलजेब्रा। तो जो क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर होती है। जैसे यहाँ पर मैंने डिस्टेंस की एग्जांपल दिया, मास की दिया, टेम्परेचर की दिया, ओके। प्रेशर और करंट भी इसके अंदर आते हैं स्केलर्स में, कैसे आगे हम देखने वाले हैं। और दूसरी क्वांटिटीज है, दूसरी कोई कैटेगरी है, वह वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, ओके, पर्टिकुलर डायरेक्शन, और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करता है। वेक्टर अलजेब्रा क्या है, वेक्टर अलजेब्रा एक्चुअल में जो वेक्टर के कुछ रूल्स हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, उसको जो फॉलो करेगा वो आपका रहने वाला है वेक्टर्स, ओके। तो ये कैटेगरी होती है, आपको ये डेफिनेशन याद रहनी चाहिए। स्केलर्स के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर से मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, ओके। तो आपको थोड़ा और एग्जांपल हम समझाते हैं। आप देखिए, आप जानते होंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ कवर्ड और ट्रैवल्ड भी आप कह सकते हैं, ओके। तो टोटल पाथ कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, ओके। तो पोजीशन में कितना चेंज आया, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको अगर और मैथमेटिकली लिखना है तो ये हो जाता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से हम क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन को सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए, ओके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, चेंज इन पोजीशन है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो अगले टॉपिक है, हम यहाँ पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं। पहले तो वेक्टर्स आपको चौथे चैप्टर के अंदर दिया है, मोशन इन प्लेन के अंदर, लेकिन हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि हमको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो हम इसको मोशन वाले चैप्टर में, जितने भी मोशन है, 1D है, 2D है, वहाँ पर हमको इसका काम कहीं ना कहीं पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत के जो 4 चैप्टर्स होते हैं मैकेनिक्स के, 3 से 4 चैप्टर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो आपको समझ में आ गए तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो ये एक्चुअल में चौथे चैप्टर में है, मोशन इन प्लेन में, लेकिन हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हमको इसका काम है, इसके बाद हमको इसका काम है, इसलिए पढ़ रहे हैं इसको।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होता है और डिस्टेंस, इसका फर्क आपको समझ में आ गया। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं, इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपने जब यहाँ से पॉइंट से शुरुआत की थी चलने के लिए, बराबर है। अब यहाँ पर मैंने आपसे पूछा कि आप बताओ टोटल डिस्टेंस आप कितना चले, डिस्टेंस कितना ट्रैवल की। तो यहाँ पर आप बोलेंगे पहले मैं 100 मीटर चला, फिर उसमें 200 मीटर आप ऐड कर दीजिए, तो ये 300 हो गया, 300 में 400 आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 700, बराबर। ये 700 हो गया, 700 वापस आप इसी पॉइंट पे आए तो 700 और 700 1400 हो गया, 1400 मीटर हो गया। और फिर यहाँ से आप 100 मीटर चले, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 1500 मीटर, बराबर। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे कि चलो ठीक है, ये तो डिस्टेंस आपका 1500 मीटर हो गया। अब आप मुझे बताओ कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बराबर है। आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये मुझे बताना है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन क्या होती है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपकी फाइनल पोजीशन क्या है, ये है। तो फाइनल पोजीशन आपके इनिशियल पोजीशन से कितनी दूर है, ऐसा समझ लो ये डिस्प्लेसमेंट है अगर आपका, तो फाइनल पोजीशन आपकी क्या थी 100 मीटर, माइनस आपकी इनिशियल पोजीशन क्या थी इस पॉइंट पे 0 थी, क्योंकि यहां से आपने शुरुआत की है। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। देखो डिस्टेंस कितना हो रहा है 1500 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 100 मीटर। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, वहीं पर डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन मैटर नहीं करती, सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है। कि क्वांटिटी मतलब यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड है 1500 मीटर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है 100 मीटर। हाँ, यहाँ पर अगर आपको यहाँ तक पहुँचना रहता तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ शुरुआती पोजीशन से यहाँ तक का 700 रहता और डिस्टेंस भी 700 रहता। ये कब होता है, जब आप एक ही लाइन में ट्रैवल कर रहे हो और वो भी आगे की जानिब एक ही डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहने वाला है। तो ये सारी डिस्कशन तो बात की, लेकिन आपको समझाना ये ज़रूरी है कि आप यहाँ पर डायरेक्शन फिजिक्स में कहो या फिर आपकी रेगुलर लाइफ में कहो, बहुत मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसलिए हम यहाँ पर वेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम वेक्टर्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं। ओके, स्केलर्स जिसके पास ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, बराबर, जैसा यहाँ पर डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हम मैटर करता है। और यहाँ पर हम देखेंगे वेक्टर्स क्या होते हैं, तो वेक्टर्स है मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ को वो ओबे भी करता हो। तो आई होप, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल हमने देखी, तो आई होप कि इससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम और आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसको समझने के इस पॉइंट को कि ओबे द वेक्टर अलजेब्रा, ये क्या होता है। तो वेक्टर एडिशन हम जानते हैं कि वेक्टर पहले तो क्या होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। तो इसको हम सिम्बॉलिकली कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई वेक्टर ए है तो वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये वेक्टर ए हो गया। ये जो लेंथ है इसकी, इसका मैग्नीट्यूड शो करेंगे। ये जो एरो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका मैग्नीट्यूड शो करने वाला है, इसकी लेंथ। और ये इसकी पूंछ, इसको आप कह दो इसकी टेल, और ये इसका हेड है, आगे का हिस्सा जो इसका एरो, ये इसका हेड है। और इसकी लेंथ जो रहने वाली है ये क्या शो करेंगे हमको, ये इसका मैग्नीट्यूड शो करने वाली है, बराबर। तो इसको हम शॉर्ट में सिंपली ऐसे भी लिखते हैं, वेक्टर ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बराबर है, वेक्टर ए। ये यहाँ पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका मतलब यही ज़्यादातर आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको समझना चाहते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसी डायरेक्शन में, ओके, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद रहे कि जब भी आप प्लेन पे, प्लेन मतलब जो भी पेपर आपके सामने, जैसे मेरे सामने बोर्ड है और आपका डायरेक्शन ऐसा है अगर, तो आपको डायरेक्शन अगर उतारनी है तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसेस यही है कि आप इस तरीके से उतारते हैं। आपकी राइट साइड के अंदर ईस्ट होता है, आपकी ऊपर वाली साइड में नॉर्थ होता है, ओके, आपकी लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है और आपकी जो डाउन साइड होती है उसको हम कहते हैं साउथ। ऑलराइट, तो ये डायरेक्शन इसी तरीके से, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन में जब भी दिया तो आपको ये रेफरेंस लेना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर हमको दिया है और इसकी डायरेक्शन इधर दी है, वो है 4 मीटर। ये बहुत फेमस एग्जांपल है, इसलिए मैं ले रहा हूँ, बुक्स में भी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। ओके, और इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे एक और वेक्टर है, वो इसी डायरेक्शन में, वो है 3 मीटर का,
बराबर। अब मैंने कहा कि इसको इन दोनों को ऐड कर दो, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ये क्या हो जाएगा 4 मीटर प्लस 3 मीटर, तो ये क्या हो गया 7 मीटर। तो इसको आप सिम्बॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 4 मीटर हो गया और ये 3 मीटर इस तरीके से, बराबर। ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे पूरे जो वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड या फिर इसकी लेंथ है वो 7 मीटर हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट हम आगे स्टडी और करने वाले हैं कि आप एक वेक्टर को इक्वली डिस्प्लेस कर सकते हैं, मतलब पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं उसको एक जगह दूसरी जगह। बस एक पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए कि उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना चाहिए। ये जितने साइज़ का है उतनी साइज़ का रहना चाहिए। हो सकता है मैंने फ़र्क कर दिया उतारने में, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम दूसरा केस कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर 4 मीटर, फॉर एग्जांपल आप घर से निकले, आपने ईस्ट की डायरेक्शन में गए, 4 मीटर ये आपका घर था, अचानक आपको याद है कि आप अपना सेल फोन भूल गए, तो आप वापस यहाँ पर 3 मीटर आए, 3 मीटर तक आए, समझ लीजिए। अब यहाँ पर मैं पूछूंगा कि आप मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बराबर, या फिर इसको इन वेक्टर्स को ऐड कीजिए। तो देखो ये वेक्टर को जब आप ऐड करने जाएंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस, अब इसकी डायरेक्शन इस साइड के अंदर, ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ये हो गया माइनस बी वेक्टर, तो वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर, ऐसे आप इसको लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, आपके पास क्या बचने वाला है 1 मीटर। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये चीज़ मुझे समझानी है, तीसरे नंबर का पॉइंट, ताकि आपको समझ में आए कि ये सिंपली मतलब ऐसे ही नहीं होता है जैसा हम चीज़ों को जनरली सॉल्व करते हैं। वेक्टर एडिशन या वेक्टर अलजेब्रा क्यों खास होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक और पॉइंट हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर हमको क्या मिल रहा था एडिशन 7 मीटर, यहाँ पर क्या मिली 1 मीटर मिली। अब देखो आपने ये किए कि आप यहाँ से चलना शुरू किए एक पॉइंट से इस डायरेक्शन के अंदर ईस्ट में, बराबर, और ये हो गया 4 मीटर, और यहाँ पर आपने नॉर्थ के अंदर गए, फिर 4 मीटर ईस्ट और फिर नॉर्थ, मतलब ऊपर आप 3 मीटर चले, ये 3 मीटर नॉर्थ, बराबर। आप पहले 4 मीटर ईस्ट चले, फिर उसके बाद 3 मीटर नॉर्थ, मतलब ऊपर की जानिब चले। अब आपसे अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, तो आप कहेंगे 4 + 3 मतलब 7, क्योंकि टोटल पाथ आपने जितना ट्रैवल किया वो 4 + 3 7 मीटर होगा। अब मैंने आपसे पूछा है कि चलो मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, मतलब आपकी पोजीशन यहाँ थी अब यहाँ पर चले गए, तो इसका मतलब आपका शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो इसके बराबर होगा, बराबर है, इसके बराबर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट आप तो एक्चुअल में यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुँचे ना, तो फिर आपका डिस्टेंस 7 मीटर है जो आपने ट्रैवल की यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। और मैंने अगर कहा आपको कि चलो मुझे आपका डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट आप कैसा बताएंगे, गौर से देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री का एक ट्रायंगल बन रहा है, ये इसके हाइपोटेनस साइड है, ये इसका बेस है और ये इसका ये बेस है, और ये जो है आपका ये परपेंडिकुलर साइड है। अब ये एक ट्रायंगल जैसा हो गया है, तो हम क्या इसको, ये जो साइड है ये मुझे मालूम है, ये मालूम है, तो क्या हम इसको मालूम कर सकते हैं हाइपोटेनस को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये मालूम करना है, इसको मैं नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी और इसको नाम दिया सी, तो मुझे अगर वेक्टर ए जी फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर हम ये करेंगे वेक्टर पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे, और ये हो जाएगा √4 स्क्वायर, मतलब ये वाली साइड स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू 16, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये मिलेगा 25, बराबर 25 जिसका स्क्वायर होता है वो होता है ए सी, वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू 5, ये आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर का हुआ। देखो पहले इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था 7 मीटर, यहाँ पर आपने देखे तो ये हुआ 1 मीटर, और यहाँ पर जब आपने देखे तो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, पहले इसके अंदर आपके बीच में एंगल, आपके वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 था, दूसरे में एक एंगल बिल्कुल ऑपोजिट है, तो इसका मतलब क्या था, एंगल जो था 180 डिग्री था, और यहाँ पर आप एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि वेक्टर एडिशन एंगल के साथ बदल रहा है। तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन में हम एंगल मैटर करते हैं, यहाँ पर एंगल मैटर करता है वेक्टर एडिशन में। वेक्टर यहाँ आप लिख लीजिए, वेक्टर एडिशन में एंगल
मैटर करता है। ये पॉइंट बनाकर लिख लीजिए आप। अगर आपको मैं बोलूँ कि आप ऐड कीजिए मास को, 2 किलो शक्कर को 5 किलो शक्कर में ऐड कीजिए, सिंपली आप ऐड कर देंगे। उसके अंदर आप थोड़ी भी ना एंगल वगैरह को फाइंड आउट करने वाले। तो स्केलर क्वांटिटीज को आप जनरली ऐसे ऐड कर सकते हैं, लेकिन वेक्टर के अंदर जब आप एडिशन करते हो तो सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि उसके अंदर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, और उसके साथ वो वेक्टर अलजेब्रा के जो रूल्स है एडिशन के उसको फॉलो करती है। अब एक एग्जाम्पल और दी जाती है बुक्स के अंदर, आपको देखने को मिलेंगी, वो है करंट की। तो करंट फॉर एग्जाम्पल देखो, करंट यहाँ पर आपको अगर दिया है, ये करंट इधर से आ रहा है 2 एम्पेयर का, और ये इधर से एक आ रहा है 3 एम्पेयर का, इनके बीच का एंगल है थीटा, बराबर। और ये यहाँ पर एक रिजल्टेंट मिल रहा है हमको, टोटल मतलब ये ऐड हो रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलने वाला है हमको 5 एम्पेयर, बराबर। टोटल हमको मिल रहा है 5 एम्पेयर। अब देखो, करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। करंट के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, लेकिन क्या वो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है? चलो देखते हैं। अब देखो, यहाँ पर एंगल थीटा था और ये यहाँ से दोनों ऐड होकर 5 एम्पेयर बना। अब मैंने एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया, ये हो गया 2 एम्पेयर और ये हो गया 3 एम्पेयर, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट हमको मिलता है वो मिलता है अगेन 5 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एंगल बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, करंट वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो भी ये वेक्टर नहीं रहने वाला है, आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ओके, समझ में आ रहा है तो बोलिए प्लीज़। तो ये आपको समझ में आएगा। इसी तरह प्रेशर है, तो प्रेशर का भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। आप जब प्रेशर लगाते हो तो एक डायरेक्शन में लगाते हैं ना, अगर वो जिस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। लेकिन प्रेशर में भी हम देखते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा को वो फॉलो नहीं करता, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। आई होप कि ये फ़र्क आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है समझने के लिए वेक्टर्स को। तो दोस्तों, ये समझ गया होगा तो आप इसे लिख सकते हैं अपने तरीके से, या फिर मैं इसको रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि हम वेक्टर इसलिए पढ़ रहे हैं कि चौथे चैप्टर में, लेकिन हमको इसका मोशन में काम है, स्ट्रेट लाइन का हो या फिर 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर मोशन का हो, तो इसमें हमको इसका काम रखने वाला है, इसलिए हम इसको अभी समझ रहे हैं। और आपको इससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे, और जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे नेक्स्ट इसमें तो आपको समझ में भी आएगा। इससे पहले 2 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं बेसिक मैथ पर, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पे। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं कि फिजिक्स में जितना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमें चाहिए वो सब वहाँ पर हमने लेक्चर में डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए बता देता हूँ। स्केलर्स की जो एग्जाम्पल है यहाँ पर हम देखेंगे। स्केलर्स की जो एग्जाम्पल होती है, जैसे यहाँ पर मास है, ये स्केलर क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं है। इसके पास टेम्परेचर है, ओके, इसके बाद एनर्जी है, और यहाँ पर लेंथ है, या फिर डिस्टेंस आप इसको कहेंगे, डिस्टेंस, ओके, स्पीड है, स्पीड में भी डायरेक्शन नहीं रहती है। इसके बाद आपका करंट है और प्रेशर है, और भी हो सकती है, एंड एटसेट्रा। आप देख सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये क्वांटिटीज़ को, ताकि आपको कुछ आइडिया आता रहे। ओके, यहाँ पर वेक्टर्स के अंदर क्या है, तो हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देखे, डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद है आपका एक्सेलरेशन, इसके बाद है आपका फोर्स। ओके, तो ये सब क्या है आपके, ये वेक्टर क्वांटिटीज है, बराबर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। एक बार और अच्छे से कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स हम कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि एक इसकी ये एरो होता है, इसका एक हेड होता है, इसकी टेल होती है, और इसकी जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका जो लेंथ होती है वो उसका मैग्नीट्यूड शो करती है, बराबर। और अगर हमको कोई दिया है वेक्टर, जैसा वेक्टर ए दिया है, तो हम यहाँ पर इसके ऊपर एरो लगाते थे। ऐसा नहीं लिखते कि वेक्टर ए, ऐसा नहीं लिखते, बल्कि उसके ऊपर एरो लगा देते। तो जहाँ पर भी आपको सिंबल दिखेंगे, इसका मतलब ये कि वेक्टर की बात हो रही है, बराबर, वेक्टर की बात हो रही है। कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर बी, वेक्टर सी, जो भी आप अपनी मर्जी से लेना चाहें। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये इसकी टेल होती है, ये तो हमने डिस्कस किया, ये टेल होती है और ये इसका हेड होती है, बराबर। इसका ग्राफिकल मेथड भी है रिप्रेजेंट करने का। तो ग्राफिकल मेथड कैसा होता है? अगर फॉर एग्जांपल मुझे
5 मीटर का ग्राफ पे अगर एक वेक्टर उतारना है, शो करना है, बराबर, मुझे शो करना है अगर 5 मीटर का एक वेक्टर, वेक्टर ए हमको दिया है फॉर एग्जांपल 5 मीटर, ये ईस्ट की डायरेक्शन में, ओके, ईस्ट की डायरेक्शन मतलब एक्स डायरेक्शन में हम समझ लेते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पर अब जो आपका जो ग्राफ होता है वहाँ पर जो लाइन लिखी होती है वो सेंटीमीटर की होती है, एक ब्रैकेट जो होता है वो सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर मुझे 5 मीटर का उतारना है, तो यहाँ पर आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर वो कितने मीटर का है, 1 मीटर के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो गए, 5 मीटर। ये कहाँ पर आप कर रहे हैं, ग्राफ के अंदर कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फिर ग्राफ में, यहाँ पर आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अगर ये ग्राफ है तो आप ईस्ट के अंदर अगर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये 1 है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो आप इसको रिप्रेजेंट करने वाले इस तरीके से, ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पेपर पर रहेगा। ओके, तो आप इस तरीके से ये इसको ध्यान में रखिए। आपका सेंटीमीटर के हिसाब से आप स्केल को चेंज कर सकते हैं, जो भी स्केल, जैसे यहाँ पर मीटर दिया है तो यहाँ पर फोर्स भी हो सकती है, 5 न्यूटन फोर्स हो सकती है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को 1 न्यूटन फोर्स कंसिडर कर लेंगे। तो आपको कहा कि 7 न्यूटन बताना है आपको ग्राफ पे, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इतना ले लें, 7 न्यूटन हो जाएगा। अब अगर आपकी डायरेक्शन चेंज है, आपकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, तो आप यहाँ पर इसको इस तरीके से शो करने वाले हैं। आप यहाँ पर से शुरू करेंगे, ठीक है, तो आप जाएंगे ये 6 और ये 7, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 7, तो यहाँ पर आना चाहिए बराबर, ठीक है, ये हो गया आपका 7। तो अब इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को ग्राफिकली, और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें एक कुछ पॉइंट्स वेक्टर से रिलेटेड समझ लेने चाहिए, जो हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और ये वेक्टर को समझने में और आसानी हमको इससे होगी। तो पहला पॉइंट यह है, ऑन रोटेटिंग 360 डिग्री और 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। तो अगर किसी वेक्टर को हम रोटेट करते 360 डिग्री, बराबर, या फिर 2 पाई, 360 डिग्री और 2 पाई दोनों इक्वल है, बराबर, ये रेडियन के अंदर है और यहाँ पर ये डिग्री के अंदर है। तो अगर हम रोटेट करते हैं तो वेक्टर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल लॉजिक है। मतलब ऐसा कीजिए कि यहाँ पर एक वेक्टर है, समझ लो इसको, यहाँ पर ये वेक्टर है, ओके, यहाँ पर ये वेक्टर है। अब आपने क्या किया, इसको रोटेट किया पूरा। जब 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा ऐसा एंगल का, बिल्कुल। मतलब ये यहाँ से शुरू होकर वापस यहीं पर आ गया घूमने, वापस आपने उसको क्या करा, 360 डिग्री घुमाए पूरा, और वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल दिखती हुई बात है कि अगर हम किसी भी मतलब वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, और इसलिए उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बराबर। वेक्टर में चेंजेस कब आते हैं, जब आप उसके मैग्नीट्यूड में चेंज करते हैं, जब आप उसकी डायरेक्शन में चेंज करते हैं, तो ही चेंजेस आने वाले हैं, अदरवाइज नहीं आने वाले। एक और दूसरा पॉइंट है, इसी से रिलेटेड है, इसी का एक्सटेंशन है, ऐसा समझो, आगे की बात है। अब वेक्टर कैन डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ प्रोवाइडेड दैट, मतलब ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि डू नॉट चेंज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ये दो चीज़ें उसकी चेंज नहीं होना चाहिए, तो आप उसे डिस्प्लेस कर सकते हैं अपनी जगह से। अब जैसे यहाँ पर एक वेक्टर है, बराबर, ये वेक्टर ए है, मुझे इसको डिस्प्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पर पैरेलली इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पर से। तो इसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा जब तक मैं इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना करूँ, बराबर है। तो आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं वेक्टर को, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये चेंज नहीं करनी है, बराबर। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू एंगल्स बिटवीन द वेक्टर्स व्हेन दे आर जॉइंट टेल टू टेल। तो जब जो भी वेक्टर्स को हम टेल टू टेल ऐड करने वाले हैं, तो उनके बीच के जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल रहेगा उसी को कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर एंगल की रेंज भी दे दी गई है, और एंगल की रेंज क्या होगी, 0 से 180 डिग्री, इसके ऊपर नहीं हो सकता और इससे कम हम नहीं ले सकते। थोड़ा और इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमको यहाँ पर एक वेक्टर दिया है, ये वेक्टर ए है, और दूसरा ही वेक्टर जो इसकी टेल से जॉइन है वो हमको दिया है यहाँ पर, सपोज ये दिया है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको ये दिया है, तो ये वेक्टर बी है। अब देखो इन बीच का ये एंगल हमको यहाँ पर दिया है, और ये एंगल है हमारा 240 डिग्री का। फॉर एग्जांपल ये 240 डिग्री का एंगल हमको दिया है यहाँ पर,
ये है 240 डिग्री। तो यहाँ पर ये 240 डिग्री है, क्या हम इस एंगल को कंसिडर करेंगे? तो देखते हैं यहाँ पर, ये देखो ये एक एंगल हमको दिया है 240 डिग्री का, और ये यहाँ पर जो एंगल हमको मिल रहा है वो हो जाएगा 360 डिग्री टोटल होगा। तो यहाँ पर से 240 में से यहाँ पर माइनस कर लेंगे हम, 360 में से 240 माइनस कर लेंगे तो 120 बचने वाला है। तो यहाँ पर जो एंगल हमको मिला, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? 240 है या 120 है? तो इस रेंज के अंदर देखिए 0 to 180 में, तो क्या ये 120 इस रेंज में आता है? बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 120 डिग्री। ओके, एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर हमको दिया है एक वेक्टर ए और ठीक है, और दूसरा वेक्टर दिया हमको यहाँ पर वेक्टर बी। अब हमको कहा कि इन दोनों के बीच का जो यहाँ पर हमको एंगल बता रहा है वो ये दिया हुआ है हमको एंगल, ये दिया हुआ है 330 डिग्री का, बराबर। अब देखो यहाँ पर ये 330 डिग्री है, ये तो रेंज से बाहर जा रहा है, समझने के लिए है आपको, ये रेंज से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एंगल, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये 330 डिग्री है। अब इसमें 30 जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा पूरा। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया, बराबर। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वेक्टर ए और बीच के, एक वेक्टर ए और बी के बीच का, वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो आप स्मॉलेस्ट एंगल को कंसीडर करने वाले हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल हम देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, देखिए यहाँ पर हमको दो वेक्टर्स दिए हैं और इनके बीच का एंगल भी हमको दे दिया है। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 110 डिग्री है? बराबर नहीं, बराबर है। क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि यहाँ पर टेल से टेल ज्वाइन नहीं है। ओके, यहाँ पर टेल से टेल ज्वाइन नहीं है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो फिर क्या करने वाले हैं इस सिचुएशन में, हम क्या करेंगे? तो देखो यहाँ पर इसको हम छोड़ नहीं देंगे, बल्कि हमने एक पॉइंट पढ़ा है और वो ये है कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं अपनी जगह से। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये वेक्टर ए को ऐसी रहने देंगे, ये वेक्टर ए यहाँ पर ऐसी के ऐसी रहा, बराबर। और ये जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, इसको हम डिस्प्लेस करने वाले हैं आगे। मतलब ये यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्प्लेस करेंगे ऐसे, बराबर हो गया ये डिस्प्लेस। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल था हमारे लिए 110 डिग्री का, बराबर है। अब ये एक, मतलब ये एक जानते स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर इसके बीच का जो डिस्टेंस एंगल होता है 180 डिग्री होता है। ओके, 180 डिग्री होता है इनके बीच का एंगल जो होता है। अब ये 110 है, तो 110 में आप 70 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल मिलने वाला है हमको, वो मिलने वाला है 70 डिग्री का। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बिटवीन का जो एंगल हमको मिला वो थीटा इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, नॉट 110 डिग्री, नॉट 110 डिग्री। तो आपको ये फ़र्क आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, क्योंकि आप ये नहीं करेंगे तो आप गलत यहाँ पर एंगल मेजर कर लेंगे। तो और भी इस पर एग्जांपल होंगे आगे जिसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको यहाँ पर नोट डाउन करें और फिर इसको रफ करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले हमको दिया इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड रखते हो, नंबर दूसरा उनका डायरेक्शन भी सेम हो, और स्टूडेंट अक्सर इसको इग्नोर कर जाते हैं, वो है सेम यूनिट, उनके यूनिट भी सेम रहने चाहिए, बराबर। ये तो बिल्कुल सिंपल है, मतलब आप फोर्स में फोर्स को ऐड कर सकते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को सिमिलर में ऐड करेंगे। ओके, तो आप सिमिलर क्वांटिटीज़ को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इक्वल वेक्टर्स होते होंगे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, सेम डायरेक्शन हो, और उनके यूनिट भी सेम रहने चाहिए। ओके, यूनिट पर तो हमारा पूरा पहले चैप्टर में हमने 2-3 वीडियो लिए, आप जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा है पैरेलल वेक्टर्स है। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? मतलब उनका डायरेक्शन सेम हो, यहाँ पर डायरेक्शन सेम हो, बराबर, इसको हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो एंगल रहना चाहिए वो 0 रहना चाहिए। दोनों के बीच का एंगल जो रहना चाहिए वो 0 रहना चाहिए, बराबर है। तो ये पैरेलल वेक्टर्स होते हैं जिनके बीच का एंगल 0 रहता है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल बिल्कुल इसका ऑपोजिट जो होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हमने दी, वेक्टर ए इधर ही डायरेक्शन में जा रहा है, ये पैरेलल वेक्टर की एग्जांपल है। वेक्टर बी, इसका डायरेक्शन भी इधर है। अब एंटी पैरेलल वेक्टर इसका ऑपोजिट, जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, बिल्कुल बराबर। और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट रहेंगे, एक इधर जा रहा है, 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 तो उनके बीच का जो एंगल रहने वाला है थीटा, वो रहने वाला है 180। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक्टर ए का डायरेक्शन इधर है, वेक्टर बी का डायरेक्शन उधर है। तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ओके, टाइप्स ऑफ वेक्टर है। चलो आगे और दूसरे टाइप्स को हम देखते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं चौथा जो पॉइंट है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो। जैसे यहाँ पर वेक्टर ए दिया है, वो ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और वेक्टर बी है वो वेस्ट जा रहा है, मतलब इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। तो दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। नेगेटिव इसलिए क्योंकि इसकी साइड, इसकी जो डायरेक्शन है वो वेक्टर ए के बिल्कुल ऑपोजिट में है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी हम कह सकते हैं। फिर एक टाइप है कोलिनियर वेक्टर्स। तो टू वेक्टर विच आर लाई ऑन द सेम लाइन। तो जो सेम लाइन पे चलने वाले वेक्टर्स है या फिर जो सेम लाइन पर रहेंगे वेक्टर्स, उसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है बराबर, और यहाँ पर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए और ये यहाँ पर इसके आगे है वेक्टर बी, तो एक ही लाइन में है, तो इसको हम कह सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अगर एक लाइन बिल्कुल ऐसी भी होंगी, यहाँ पर हम देखेंगे तो एक वेक्टर यहाँ पर ऐसे जा रहा है इसी लाइन में, वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए, तो ये हो जाएंगे कोलिनियर वेक्टर्स बराबर है। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेन मतलब एक ही प्लेन में रहने वाले जो वेक्टर्स है, ओके, विच लाई ऑन द सेम प्लेन। ऐसे दो वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो उसको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। तो प्लेन क्या होता है? इससे पहले मैंने आपको बताया कि प्लेन के अंदर हम जनरली दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक होता है x और दूसरा होता है y। तो जैसे ये प्लेन है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको सिर्फ आप x डायरेक्शन मतलब इसकी लेंथ है और इसकी हाइट है, इसी को मेजर कर पा रहे हैं। इसकी विड्थ को या फिर इसकी जो डेप्थ है आप उसको मेजर नहीं कर पा रहे या फिर इसको समझ ही नहीं पा रहे। तो आपका जो पेपर होता है उसको हम प्लेन कहते हैं। यहाँ पर बोर्ड मेरे लिए प्लेन है, ओके। तो जो कोई दो वेक्टर्स जो सेम प्लेन में लाई कर रहे होंगे उसको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स बराबर है। इसको हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ये तो दो वेक्टर्स थे, लेकिन अगर तीन वेक्टर हो तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं बराबर। अब फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मेरी उंगली है, फॉर एग्जांपल इसको समझ लो। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरीके से, तो एक ये एक एक्स डायरेक्शन है और एक वाई डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये दो वेक्टर्स, अगर ये एक वेक्टर है ये एक वेक्टर है, तो यहाँ पर ये कोप्लेनर वेक्टर है क्योंकि एक ही प्लेन में वो क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं बराबर। अब एक दूसरा वेक्टर भी आ सकता है, जैसे मेरी दूसरी उंगली, तो तीन वेक्टर्स हो गए, तो तीन वेक्टर जो है तो एक ही प्लेन में है। अब इसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है। अगर मैं ऐसा कर दूँ, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, एक की हो गई और एक की हो गई, ओके। तो ये प्लेन के अंदर नहीं रहे क्योंकि ये एक डायरेक्शन अलग है, ये एक दूसरी डायरेक्शन है, ये 3 डायमेंशन के अंदर है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स इसको रिक्वायर है बताने के लिए, तो ये कोप्लेनर नहीं होगी। आई होप कि इससे आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं सातवीं टाइप है कॉन्करेंट वेक्टर्स। तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, इसको को इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं। इसके और एक डेफिनेशन है कि जिनका 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, तो जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, ये तो इनिशियल यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन अगर ये कहीं पीछे से आ रहे होते, ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे या फिर ऐसे आ रहे थे, तो ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं बराबर। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्करेंट वेक्टर्स है। अब एक टाइप है हमारे पास यूनिट वेक्टर्स की। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो या यूनिटी हो, दोनों सेम होते हैं, यूनिटी और 1 एक ही हो, 1 यूनिट हो। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसका काम हमको बार बार पढ़ने वाला है। तो यूनिट वेक्टर क्या काम होता है? आखिर ऐसी चीज़ जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो उससे हमको क्या लेने देना है? तो दोस्तों इसका काम यहाँ पर खत्म नहीं होता, बल्कि यूनिट वेक्टर यहाँ पर हमें डायरेक्शन देने को काम में आती है। कोई भी वेक्टर को डायरेक्शन अगर देना है तो हम वहाँ पर उसको यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, अगर कोई वेक्टर हमको दिया है तो वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर लिख लिया। देखो मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं वेक्टर का, शायद मैंने ये पॉइंट आपको नहीं बताया, लेकिन यह है कि इसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं। और वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर कोई भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या फिर मॉड हम लेते हैं तो पॉजिटिव आता है। यहाँ पर हम जानते हैं इस फंक्शन में अगर हम डाल दें तो इसका मैग्नीट्यूड जो रहने वाला है वो ये रहने वाला है, ओके। ये मैग्नीट्यूड है उसका। अब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से ये वेक्टर डिफाइन नहीं होगा, तो इसको तो डायरेक्शन चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लगाते हैं यूनिट वेक्टर, जिसको हम कहेंगे ए कैप। इसको हम नाम भी देते हैं बाकायदा, ए कैप इसका नाम होता है। तो कोई वेक्टर है, अब वेक्टर के अंदर दो क्वांटिटीज होती है, एक होती है डायरेक्शन, एक होती है डायरेक्शन जिसको हमने ए कैप से शो कर दिया, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है? 1 इंच रहने वाला है बराबर। और यहाँ पर हमने देखे कि उसको मल्टीप्लाई किया इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया। तो ये दोनों किसके बराबर रहेंगे? वेक्टर ए के, क्योंकि वेक्टर ए जो है तो इन्हीं के बराबर है ना, इसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये इसका सिंबल भी अलग होता है, इसको हम कहते हैं ए क्या बराबर।
तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जब बनाएंगे तो और भी इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको एक्स कैप भी कह सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर नाम है, उसे कहते हैं आई कैप। वाई डायरेक्शन में जो होता है उसे हम कहते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन में जो होता है उसको हम कहते हैं के कैप। ओके, तो ये आपको शॉर्टली मैंने समझाया। एक और लेक्चर, इसमें जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इस पर ब्रीफली और डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, अगर मुझे वेक्टर यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो यूनिट वेक्टर को मैं क्या करूँगा, वेक्टर ए के आपको यही रहने दूंगा और इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। आपसे यूनिट वेक्टर पूछता है तो आपको ये यूज़ करना है, यूनिट वेक्टर पूछता है तो आपको ये यूज़ करना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेकर उसको डिवाइड कर देना तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है और उसको डिवाइड कर देना है तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये कहीं से नहीं आया, बिल्कुल यहाँ से आया। वेक्टर के अंदर क्या कंटेंट होता है, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो आ गया और यूनिट वेक्टर यहाँ पर हमने इसको असाइन किए ताकि इसको डायरेक्शन दे सके। तो यूनिट वेक्टर का काम कुछ नहीं होता सिवाय इसके कि वो डायरेक्शन बताता है। ये बात फिट कर लो, यूनिट वेक्टर का काम इसके अलावा नहीं होता सिवाय इसके को डायरेक्शन दे सके। अब जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, तो भाई जीरो तो कुछ ही नहीं होता, लेकिन वेक्टर के अंदर जीरो मैटर करता है बहुत। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ओके, और उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, तो आप सोच रहे हो कि सर ऐसा कैसे हो सकता कि जीरो मैग्नीट्यूड हो और उसको डायरेक्शन हो पर्टिकुलर। तो देखो ऐसा होता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा। आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं अपनी बाइक पर, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। अब देखिए वहाँ पर वेलोसिटी है तो डायरेक्शन तो होने वाला है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। एक्सेलरेशन, आपका जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन का एक डायरेक्शन तो है ना। उसका मैग्नीट्यूड जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन का एक डायरेक्शन तो है ना, वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, बराबर। एक्सेलरेशन पर हम और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका जीरो है लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो ये होता है आपका जीरो वेक्टर। तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की क्यों ज़रूरत होती है, इस पर हमने कुछ डिस्कस किया, एग्जाम्पल देखी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था कॉन्सेप्चुअली। आई होप कि मैंने आपको बहुत सारी चीज़ समझाने की कोशिश की है, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। ओके, तो टेक केयर एंड गुड बाय।